गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार का दूसरा काव्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रहे विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। इन पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से, सत्वर माने तेजी से, गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात वाले प्रथम प्रहर में कवि कहते हैं कि हम शीघ्रता से एक छोटी सी नाव लेकर चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता रेतीली सिकता की सस्मित सीपी पर, बालू की मुस्कुराती हुई सीपी पर अर्थात खुली सीपी पर मानो चंद्रमा रूपी मोती मानो विचरण कर रही है। गंगा तट का सौंदर्य ऐसा लग रहा है कि गंगा का तट इतना रमणीय है, मानो मुस्कुराती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ खुल गई। छोटी छोटी नावों की जो थी सारी, उनकी सब पालें खुल गई। नौका विहार के लिए वे आगे बढ़ चली और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। कहने का आशय है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी छोटी नावें, मृदु मंद मंद
धीरे धीरे मंथर गति से तैरने लगे, जैसे मानो कोई सुंदर हंसिनी अपने पंखों को खोल करके चल रही हो, तैर रही हो। ऐसे ही वो छोटी नावें मंदम गति से मंथर मंथर धीरे धीरे अपने पालों रूपी पंख को खोलकर बढ़ चली। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर। शांत निश्चल तथा शांत जल के पवित्र दर्पण पर प्रतिबिंबित होकर रजत पुलिन चांदनी किनारा प्रतिबिंबित होकर के ऐसा लग रहा था मानो बहुत ऊंचा हो गया हो। कहने का तात्पर्य है कि उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट जो है प्रतिबिंबित होकर दुगना लग रहा था, बहुत ही ऊंचा दिख रहा था क्षण भर के लिए। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चल भ्रमण, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, ऐसा लग रहा था कि काला काकर का राजभवन जो है निश्चिंत हो करके उस जल में अपनी झुकी हुई पलकों पर सघन वैभव रूपी स्वप्न देखते हुए सो रहा हो। मानो वो राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हों। सघन बहुत सारे स्वप्न तैर रहे हों उसके शांत मन में। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थ। नौका से उठती जल हिलोर, कहते हैं जब कवि कह रहा है कि जब नौका उस गंगा के जल में चल रही थी तो उनसे जल की हिलोरें उठती थी। उससे ऐसा लगता था कि नभ के ओर छोर था, नभ के जो किनारे हैं, नभ के ओर छोर जो है वो तारों के समूह के साथ बड़े बड़े नेत्रों से, विस्फारित नेत्रों से कुछ खोज रहे हों। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, नभ के अंतस्थल को प्रकाशित करके कुछ विस्फारित नैनों से तारक दल जो थे, तारों के जो समूह थे वो कुछ खोज रहे थे, ऐसा लगता था।
जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। कहते हैं जिनके लघु दीपों को, अर्थात जो तारक दल था उसके वो जो टिमटिमा रहे थे, वो छोटे दीप जो थे, चंचल दीप जो थे, उनको जो गंगा की जो लहरें हैं वो अविरल निरंतर अंचल की ओट की, अपने आंचल की ओट लेकर के उनको पल पल छिपा रही थी, छिपाती हुई इधर उधर फिर रही थी, ऐसा लगता था। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। कहते हैं, कवि कहते हैं कि सामने जो है शुक्र तारा, वो उसकी छवि जो है झिलमिला रही थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई सुंदर परी जल में अपने रुपहरे सुनहरे बालों में ओझल हो रही हो, बार बार छिप रही हो, छिपती हो और फिर प्रकट होती हो। उस शुक्र को चुप चुप देख रही हो, ऐसा लग रहा था। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता हो, मुग्धा सा रुक रुक। फिर कवि कहता है कि जैसे कोई मुग्धा नायिका जो अपने यौवन से अपरिचित हो, अपने मुख को बार बार ढकती है घूंघट से और फिर घूंघट उठाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, उसी तरह से जो दशमी का चंद्रमा है वो झुक झुक करके तिर्यक मुख, तिरछा मुख करके जो है उस परी को देख रहा था। कहने का तात्पर्य है बच्चों, अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र जो है कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता था और कभी लहरों की चंचलता के कारण वो छिप जाता था। ये कहने का मतलब है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इन पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में गंगा और उसके पास की प्राकृतिक शोभा का मनमोहक चित्रण किया। कवि कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची, चपला का मतलब नाव, जब पहुंची चपला बीच धार, जब नौका
बीच धारा में पहुंची, गंगा की बीच धारा में पहुंची, तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार तथा किनारा था वो ओझल हो गया, छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, दूरस्थ दूर स्थित तीर का किनारा, जो किनारे थे दोनों, वो दो बाहें फैलाए हुए, दोनों बाहें फैला करके मानो ऐसे लग रहे थे कि धारा रूपी कृष्ण कोमल शरीर, धारा रूपी नायिका के कृष्ण कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो, व्याकुल हो रहा हो। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अति दूर, अत्यंत दूर, क्षितिज पर विटपमाल, वृक्षों की पंक्ति ऐसी लगती थी जो धरती की शोभा को अपलक निहारते हुए भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, अत्यंत दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्ति थी वो ऐसी लगती थी मानो भ्रू रेखा सी अराल, टेढ़ी भौं की रेखा वाले विशाल नीले नेत्रों से अपलक आकाश को देख रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक दृष्टि से विशाल नीले नयनों से वो आकाश जो है धरती की सौंदर्य को देख रहा था। ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था वो जो विटप था वृक्षों की जो पंक्ति खड़ी थी वो, उससे ये ऐसा प्रतीत होता था कि विशाल जो नीले अपने विशाल आकाश जो है वो अपने नीले नेत्रों से अपलक दृष्टि से उसकी शोभा को देख रहा हो। माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। माँ के उर पर, उसके वक्षस्थल पर जैसे एक शिशु, एक बच्चा सोता है, उसी तरह से उस गंगा की धारा में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को पलट देता था, प्रतीप ने पलट देता था। उर्मिल तथा लहरों के प्रवाह को पलट देता था। वह कौन विहग, क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। वो कौन सा पक्षी है, वो कौन पक्षी है? गंगा के ऊपर जो उड़ रहा है वो पक्षी कौन है?
क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ बैठा है, अपनी छाया को कोकी को विलोक, अपनी ही छाया को चकवी समझ करके उसके विरह से अत्यंत व्याकुल हो उस गंगा के जल के ऊपर मंडरा रहा हो, उड़ रहा हो। बस बच्चों, आज का पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का काव्यांश अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।